हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ टॉपिक से। बेसिकली ये जो सेट है वो बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने इसे डिज़ाइन किया है। और ये जो सारे 20 क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी या तो पहले कभी पूछ चुका है या फिर उन्हीं क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ही स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उसके बाद मैंने इसे इंक्लूड किया है, ताकि इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एडीओ के एग्ज़ाम में अपीयर हो सके पेपर में। तो ज़्यादा समय बिना गवाए हुए हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये है हमारा पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, दिस इज़ ड्यू टू। यानी कि अगर आप देखो हिंदी मीडियम से हो तो ये हिंदी मीडियम से भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा है और कि एक बस है और उस बस में एक बैठा हुआ इंसान, एक खड़ा इंसान है, जो कि जब बस आगे मूव करता है तो ये पीछे की ओर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये डेली लाइफ में भी आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सडनली बस खुलता है तो हमें एक पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि देखो ये हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहता है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या और अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है यानी कि अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब इस बस में बैठा हुआ खड़ा हुआ जो इंसान है, जब बस सडनली आगे की ओर खुलती है तो इसके जो नीचे का हिस्सा रहता है वो बस के साथ तो मोशन में आ गया, लेकिन बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है वो चाहता है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहें। तो इसके कारण जो है ये ऊपर का हिस्सा ऐसे लगेगा जैसे पीछे हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये जो ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो बॉडी का अपर हिस्सा है यानी रेस्ट, जो ऊपर का हिस्सा है, ये चाह क्या रहा है कि हम अपने रेस्ट के जो पोजीशन है, इनर्शिया है, उसको मेंटेन रखें। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है यार, ज़्यादा इसमें कुछ करने का है नहीं, डायरेक्टली इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है सिमिलर टाइप का कि जब ये जो बस है वो सडनली रुकता है यानी ब्रेक लगता है तब क्या होता है? तो देखो उस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब बस आगे की ओर चल रहा है तो जो बैठा हुआ इंसान है वो भी बस के साथ आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही बस पे ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो ये फील करेगा कि हम आगे की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी है वो अपने जो गति का इनर्शिया है उसको मेंटेन करके रखेगा। वो चाहेगा कि हम अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहें, लेकिन बस तो रुक गई तो नीचे का जो पैर का हिस्सा है वो रुक सा जाएगा क्योंकि इसके कांटेक्ट में है। तो ये फील करेगा कि हम आगे की ओर गिर गए, है ना? तो ये जो होगा एग्जाम्पल वो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। लेकिन जब बस खुलेगी, है ना, जब बस खुलेगी आप पीछे की ओर जब फोर्स फील करोगे तो ये एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, सो द खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल आमतौर पर लकड़ी या एवोनाइट के क्यों बनाए जाते हैं? देखो लकड़ी या एवोनाइट के बनाने का कारण क्या है ना कि हम लोग आखिरकार हम चाहते हैं कि हमारा हाथ नहीं जले, तो हम कुछ ऐसे चीज़ों से बनाएंगे ना पकड़ने के लिए हैंडल की, जिसके कारण जो कि इंसुलेटर हो, बेसिकली हीट का कंडक्टर नहीं हो। अगर हीट का कंडक्टर रहेगा तो हमारा हाथ जल जाएंगे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी इजी। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर इज, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो कैसे काम करता है।
देखो, रेफ्रिजरेटर अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर 12th का साइंस अगर आप पढ़े हो अच्छे से, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कार्नोट इंजन का बात आता है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, उसके अंदर आप देखते होंगे कि 3-4 तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक। तो उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर भी जो है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कोई सिंगल प्रोसेस से नहीं चलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये है इवेपोरेशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये रेफ्रिजरेटर अपने आप में, आप इसको डायरेक्टली याद रख लो। आपको इन सब चीज़ों में इतना, अगर आपको नहीं उतने अच्छे से पता है तो आप इसे रहने दीजिए, लेकिन डायरेक्टली आप इसे याद कर लें कि रेफ्रिजरेटर जो है वो एक वेपर कंप्रेशन साइकिल से चलता है, जिसके अंदर की इवेपोरेशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और इनफैक्ट एक और प्रोसेस, ज़्यादा ही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसको कंप्लीट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर के वर्क को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके ओके, सो द नेक्स्ट question number 4 is, when a person jumps out of a moving boat, the boat moves backward. This is an example of. ओके, यानी कि मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अगर आप नहीं समझ पाए हो, और वैसे जिसे समझ में आ गया है आप अपना आंसर को लॉक कर लीजिए, फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, देखो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये कोई बोट है और बोट पे जो बैठा हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान है, ये जंप करता है, ये जंप करके ज़मीन पे आता है। और जब ये ज़मीन पर जंप करता है तो ये क्या होता है, ये जो बोट है वो अपने आप पीछे की ओर मूव कर जाता है। ये पानी में खड़ा बोट था, किनारा पर से जब इसने जंप लगाया तो बोट पीछे की ओर चला गया। तो कह रहा है कि इसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है। देखो बहुत आसान सा है ये, नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन के अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर ये पर्सन ऊपर की ओर जाता है, देखो जब आप चलते हो ना ज़मीन पे, तब भी आप क्या करते हो, अपने पैर से ज़मीन को पीछे की ओर पुश करते हो और फिर आप आगे की ओर बढ़ पाते हो। इसमें भी वही हो रहा है कि ये आदमी जब जंप कर रहा है तो ये नाव को, इसका पैर जो है पीछे की ओर एक पुश देगा, तभी तो ये आगे की ओर जा पाएगा। और यही तो होता है एक्शन के अपोजिट, जब रिएक्शन होता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जब फोर्स लगता है एक्शन करने के लिए, एक्शन जब ये अपना आगे की ओर चाह रहा है फोर्स करने के लिए, तब इसे पीछे की ओर धक्का देता है, इसके रिस्पॉन्स में आगे की ओर फोर्स एक लगेगा। यानी कि ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन रहा है। इसलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया की बात करता है, सेकंड लॉ फोर्स का डेफिनेशन बतलाता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका बात करता है। और थर्ड लॉ जो है वही तो बताता है कि हर एक एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो न्यूटन का थर्ड लॉज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, रिकैप करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, ओके, ये कह रहा है कि कुकिंग जो है प्रेशर कुकर में, जो कुकिंग है वो फास्टर होता है प्रेशर के बढ़ जाने से। तो आखिरकार प्रेशर के बढ़ने से होता क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, या विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है, या फिर ठंडी हो जाती है। तो कोई ऑप्शन नंबर डी तो कोई भी एलिमिनेट कर सकता है इसका, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। बात है बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का, है ना, दबाव बढ़ने से क्या होता है। देखो होता क्या है कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में डायरेक्ट एक रिलेशन याद रखो कि आप प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या मतलब है कि पानी जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था,
अब वो 120 डिग्री पर उबलेगा। ऐसा एग्जांपल लो कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब जो है पानी वो 120 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। तो जब 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो उसके अंदर जो चावल रखा हुआ है वो वो ज़्यादा टेम्परेचर को अटेन कर पा रहा है। समझ रहे हो? पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबला और वो भाप बन गया, तो चावल को 100 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो उसका पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ही इंक्रीज कर गया। तो उसके कारण अब चावल जो है वो वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पे। और जब 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो चावल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से उसका ब्रेक डाउन होगा और वो जल्दी से खाना जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, तभी तो खाना जल्दी बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज अ डायमंड स्पार्कल ब्रिलियंटली? हीरा अत्यधिक चमकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? कठोरता के कारण। चलो ऑप्शन को थोड़ा सा कभी कभी इलिमिनेट करके ही देखते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया है कि इसकी अत्यधिक कठोरता के कारण। भाई कोई चीज़ चमक रहा है उसमें उसका कठोरता से क्या मतलब है? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हाँ, ये लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन है, थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन ये लाइट से रिलेटेड तो है। फिर ऑप्शन सी देखो, इसमें कह रहा है कि क्योंकि यह अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। भाई डायमंड अपना प्रकाश कैसे उत्सर्जित कर सकता है? इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और फिर ऑप्शन नंबर डी है अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। नहीं भाई, हीरा तो कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन बचा क्या हमारा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि ये भी समझ लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होता है। पर यहाँ पर हम इलिमिनेशन से इस ऑप्शन तक पहुँच गए। या फिर ऐसे भी हीरा का और इसके अलावा कोई सेंस भी नहीं बना रहा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि मल्टीपल टाइम जब लाइट जो है ना, जब डायमंड के अंदर एंटर करता है तो वो कई सारे सरफेस से टकराता है। इसके कारण जो है ना वो हीरा शाइन करता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसके पीछे का यही रीजन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हीरा के चमकने के पीछे जिम्मेदार फिनोमिनन है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कि अ कॉनकेव मिरर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय डेंटिस्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये इसका बाहर का साइड इस तरीके से है, रंगा हुआ ना, और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इनवर्ड है। नहीं, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर, ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉनकेव सही। ठीक है, सॉरी, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो देखो, कॉनकेव मिरर इन जनरली, अगर आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा हो, क्लास 10th का ये है, सिंपल सा साइंस, जिसमें कि हम बात करते हैं कि ये फोकस होता है, ये इसका सेंटर होता है। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और इसके पोल्स, इसको कहते हैं पोल्स, फोकस और पोल्स के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो बनता है इससे पीछे। इस तरीके से ये कट करेगा और पीछे बनाएगा इमेज, और जो कि इससे साइज में इनलार्ज होगा। एक ही केस कॉनकेव मिरर में हमेशा याद रखना इस केस को, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस और उसके पोल के बीच आप रखोगे, यानी कि इस पोजीशन पे रखोगे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा। यानी कि ये देखो, इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा, है ना। और क्या होगा? आभासी, है ना, क्योंकि ये काल्पनिक इमेज है ना। ये इधर जब बन रहा होता, इधर लाइट अगर कट कर रहा होता
तब तो रियल इमेज बनता, जिसको कि आप स्क्रीन पर उतारते हो, स्क्रीन पर्दा पे आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज ये जो है वो बिहाइंड द मिरर है। तो बिहाइंड द मिरर जो होता है वही तो आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है उसमें आपका चेहरा दर्पण के अंदर दिख रहा है ना। उसी तरीके से इसमें भी एक केस होता है कि जब फोकस और पोल के बीच कोई ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो तो उसका इमेज जो है वो बनेगा, एक आभासी बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, आभासी बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। यही केस होता है इसमें भी। डेंटिस्ट इसी के कारण ऑब्जेक्ट का जो दांत का हमारा उसको देखना होता है तो उसका इमेज थोड़ा इनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज बने, इसके लिए वो इसका यूज करते हैं। तो एक देखो, वर्चुअल पहली बात एक काल्पनिक इमेज है, इरेक्ट है और क्या है, मैग्नीफाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज बिल्कुल नहीं, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज नहीं, डिमिनिश्ड नहीं है, ये बड़ा है। यानी डिमिनिश्ड में का मतलब होता है छोटा, तो देखो छोटा नहीं, ये बड़ा चाहिए हमको। तो ये ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लग रहा है, आभासी सही है, सीधा और बड़ा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल के तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द फिनोमिनन ऑफ मिराज इन डेजर्ट इज प्राइमरीली काउज्ड बाय। मिराज, मृग तृष्णा का इवेंट जो है वो किसके कारण होता है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा का इवेंट क्यों होता है, किसके कारण होता है? आइए समझते हैं इस चीज को। देखो, रिफ्लेक्शन के कारण तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्शन के कारण तो नहीं होता। प्रकीर्णन, भाई प्रकीर्णन में क्यों मृग तृष्णा? मृग तृष्णा किसे कहते हैं पहले ये समझ लो ना। देखो, डेजर्ट में होता है क्या, मान लो ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़मीन का कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब गर्म होगा तो इसके जो ज़मीन के कांटेक्ट में जो एयर है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, ठीक है। और जब ये गर्म होकर ऊपर उठता है तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि अब यहाँ पर हवा का जो डेंसिटी है, हवा ऊपर चला गया ना तो डेंसिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो रेयर मीडियम बन जाएगा और ऊपर का हवा जो है वो थोड़ा डेंसर मीडियम बन जाएगा। या फिर ऐसे हिंदी में बोलें तो ये आपका विरल माध्यम बन जाएगा और ऊपर सघन माध्यम बन जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि मान लो कि कोई डिस्टेंस पे ना कोई कोई अगर कोई पेड़ है, कोई ट्री है या फिर कुछ है, ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो आने वाला लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर जाता है, अपवर्तित हो जाता है। और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ना तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ झिलमिल सा हो रहा है, यहाँ पर कोई तालाब है, क्योंकि इस पेड़ का देखो, इस पेड़ से जो आने वाला लाइट है वो बेंड कर गया, क्योंकि ये यहाँ पर मीडियम चेंज हो जा रहा है ना, डेंसर और रेयर मीडियम। ये जो मीडियम का जब भी बात आएगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन ही तो काम करता है। और अब जब ये लाइट इस अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है तो इसका जो इमेज बनेगा इस ट्री का वो डाउन इधर बनेगा, तो ऐसा देखने में लगने लगता है जैसे कि मानो यहाँ पर कोई तालाब हो। तो इसी को कहा जाता है मिराज, मृग तृष्णा, ठीक है। तो देखो, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने तो इसमें इसका रीजन बता ही दिया। इसका कारण है हमारा अपवर्तन और, हाँ, ये वायुमंडल, ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ let's read the question number 9. Why do we wear white or light colored clothes in summer? हम गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? देखो, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डेली लाइफ का काम है, अप्लाइड फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। वे उष्मा के बेहतर अवशोषक होते हैं। नहीं भाई, उष्मा को अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा हम गर्मी फील करेंगे ना, तो हम ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे? सफ़ेद कपड़ा ऐसा तो नहीं करता, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वे उष्मा के बेहतर परावर्तक होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। हाँ, सही बात है। अगर वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो हमें गर्मी कम फील होगा, क्योंकि हमारे पास तो गर्मी पहुंच नहीं रही है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि वे अधिक हवा को गुजरने देते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। वे गहरे रंग के कपड़ों से, ये क्या है, तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं ना। ये आपने कई बार तो सुना होगा कि जो वाइट लाइट हो, जो ब्लैक कलर का जो होता है कपड़ा, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा। ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट भी 8-9 में एक्सपेरिमेंट भी इस तरीके का करने का होता है, जिसमें कि आप एक बलून लेते हो, एक ब्लैक कलर का बलून और एक वाइट कलर का बलून, उसको आप जब सन हीट में जब धूप में आप रखोगे तो वो जो ब्लैक वाला बलून है वो जल्दी से फट जाएगा, लेकिन वहीं पर जो वाइट वाला है वो नहीं फटता, क्योंकि वाइट वाला ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यही तो इसके पीछे का कारण होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। When milk is churned, the cream separates from it due to, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ओके, ये ये इसका कारण, आई होप कि अगर आप सबको पता होगा कि ये जो दूध, अगर आप एक कंटेनर में लेकर मिल्क को इस तरीके से आप इसको जब घुमाते हो, ये किसी तरह का एक टूल है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं। ये जनरली घर में लोग करते हैं, बहुत सारे गांव में आपको देखने को मिल जाएगा आज भी। तो इसके अंदर जो मिल्क होता है ना, बेसिकली जो मिल्क रहेगा वो, बाय द वे अगर ये मिल्क है तो मिल्क को जब बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो इससे होता क्या है ना कि मक्खन ऊपर आ जाता है। और ये मिल्क तो ऐसा होता क्यों है ना कि क्योंकि इस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो जो ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट, जो ज़्यादा भारी, जिसका वेट ज़्यादा है, वो सब पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाते हैं, और लाइट वेट पार्टिकल जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे, और यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा। तो ये, और यही तो क्रीम होता है। तो ये जो क्रीम के अलग होने का प्रोसेस है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ना वो जो हैवी हैवी पार्टिकल है, यानी कि जो मिल्क का पार्टिकल है और वाटर का मोलिक्यूल है, इन सब को थोड़ा दूर पुश कर देते हैं। और इसके कारण जो है ना, जो प्रोटीन और जो क्रीम होता है वो लाइट वेट होता है, उसका वजन कम होता है, तो वो सेंटर में जमा होने लगता है। इसी इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, कि देख रहे हो ना, इस केंद्र से जो है ना, सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक, ओके, आई होप कि आपको ये वाली भी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा अपकेंद्री बल हो जाएगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखो, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, मैं इस प्रोसेस को आपको, मैं ये जो लाइट का फिनोमिनन है इसको मैं आगे का स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा और वापस इस स्लाइड पर आऊँगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपको याद है तब भी अच्छी बात है, नहीं याद है, आज मैं आपको उस लाइट चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके, चलते हैं अगला सवाल पे। इस चीज़ को, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाइट से ही रिलेटेड है कि जो बबल सोप होते हैं, सोप बबल होते हैं, वो अपीयर्स मल्टी कलर्ड इन वाइट लाइट ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, किस फिनोमिनन के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है वो बहुत रंगीन दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? चलिए इन दोनों क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस स्लाइड, आप इससे समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। देखो, जब सन का लाइट, वाइट लाइट आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये हमारा अर्थ है, ये हम ऑब्जर्वर इंसान लोग खड़ा है, और ये है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल मौजूद रहते हैं, और इसमें जो वाइट लाइट होता है वो 7 लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ये हम सब लोग को पता है। ये इसमें सारे तरह के कलर पाए जाते हैं, और लेकिन उन सारे कलर का जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो जो गैसियस पार्टिकल के अलग अलग डिफरेंट साइज है ना, तो वो क्या होता है कि जब वो गैसियस पार्टिकल से टकराता है तो कुछ इसके, कुछ जो वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं
वो बिखर जाते हैं, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। और कौन सा लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा? जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या फिर जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, वो टकराएगा और वो बिखर जाएगा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ है, ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ मीन्स अगर वेवलेंथ बड़ा तो उसका एनर्जी कम, तो वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो ज़्यादातर पहुंच जाएगा नीचे तक। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वाइट लाइट आता है ना, उसका जो ब्लू वाला हिस्सा होता है, ब्लू का फ्रीक्वेंसी आप सब लोग को पता होगा कि ब्लू का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो जो है ना, जब वो इस पार्टिकल से टकराता है, गैसेस पार्टिकल से, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही। और रेड कलर का वाला जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो आराम से अर्थ तक पहुंच पाता है। तो इसी के कारण जो है ना, हमको एक तो सन येलो दिखाई देता है, और दूसरा रीज़न ये कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है, या फिर बोले तो आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, इसी स्कैटरिंग को ना रिले स्कैटरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि रिले नाम के साइंटिस्ट ने ही इसका रीजन बताया था। ये भी बात आप याद रख लो। इस फिनोमिनन को रिले स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज़ को देखते हैं, सोप बबल्स। देखो, मान लो कि ना ये सोप बबल है, जिसका ये लेयर आखिर सोप बबल होता है क्या ना, कि एक प्रोटीन बोले या फिर जो सोप का एक लेयर है, ठीक है ना। उस वो जो ये देख रहे हैं ना, ये बबल इस तरह का बैकग्राउंड में जो इस तरह का दिख रहा होगा आपको, तो उसमें से हम एक हिस्से को ले रहे हैं। तो ये मान लो कि एक हिस्सा है ना, इसमें क्या होता है, जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो कुछ हिस्सा, देखो, जब भी अगर मीडियम अलग होगा ना, कोई डेंसर मीडियम और एक रेयरर मीडियम, यानी कि किसी का घनत्व ज़्यादा और किसी का कम, तो ऐसे स्थिति में दो फिनोमिनन होगा। एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ लाइट, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा अंदर घुसेगा, अंदर फिर से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में देखो ढेर सारे सनलाइट आ रहे हैं ना, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ जो है वो इसके बीच ना एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पाथ डिफरेंस। हालांकि उतना डीप साइंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रख लो कि ये जो इसके कारण क्या होता है, ये एग्जाम्पल है, ये वेव नेचर को दिखाता, लाइट का वेव नेचर, इंटरफेरेंस या फिर व्यतिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। इसके कारण ऐसा होता है, देखो, इंटरफेरेंस एट व्यूइंग एंगल कंस्ट्रक्टिव। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पाथ डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के रास्ते में, इसी के कारण कुछ जो अब इधर से आ रहे हैं, इन दोनों के बीच क्या होगा, ऑब्जर्वर जब देखेगा तो कुछ लाइट का जो वेवलेंथ है इसके साथ कंस्ट्रक्टिव, यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ये 12th का साइंस है, खैर आप छोड़ो। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ याद ही रख लो कि ये जो सोप बबल में मल्टी कलर, कई कलर का जो दिखाई देता है अलग अलग एंगल पे, अलग आप अलग जगह से देखोगे तो अलग तरीके से साइन करेगा, और दूसरी जगह से देखोगे तो दूसरे तरह से साइन करेगा। तो ये जो मल्टी कलर का जो प्रॉपर्टी है सोप बबल में, वो आता है लाइट के इंटरफेरेंस के फिनोमिनन से। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को डायरेक्टली याद रख लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो हमारा क्वेश्चन था कि स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द, किसके कारण स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो इसका आंसर तो हमारा रिले स्कैटरिंग हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन था, अ सोप बबल अपीयर्स मल्टी कलर्ड इन वाइट लाइट ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, किस फिनोमिनन के कारण जो है वो साबुन का बुलबुला सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखाई देता है। तो हमने अभी आपको याद करवाया कि वो इंटरफेरेंस के फिनोमिनन से होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी सरफेस, या फिर रेतीली सतह या बर्फ़ पे चलना कठिन क्यों होता है। भाई, जब ज़मीन जो है फिसलन भरा हो, या फिर ऐसा हो कि आप पैर से फोर्स पीछे की ओर लगाओ, और अ, आपको डिफ़िकल्टी कब होगा ना, कि जब आप नीचे का ज़मीन चिकना है, आप इधर फोर्स लगाए, लेकिन यहाँ पर का जो पार्टिकल है वही पीछे खिसक गया। रुको, ऐसे नहीं समझते हैं इसको।
देखो जब जमीन ठोस है और फ्रिक्शन पूरा है तब क्या होगा कि आप अगर इस जमीन पे खड़ा होकर चल रहे हो तो आप पीछे पुश किए और इसके बदले में जमीन जो है आपको आगे की ओर पुश करेगा, आप आगे बढ़ जाओगे, वॉक करना या फिर चलना जमीन पे आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन ही उतने अच्छे तरीके से उसमें फ्रिक्शन नहीं हो या फिर जमीन जो है वो लिक्विड है या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट कि वो फ्रिक्शन नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो आप फोर्स तो पीछे लगाओगे लेकिन उतना एग्जैक्टली फोर्स आपके अपोजिट में नहीं लगेगा। तो इसके कारण आपको दिक्कत लगेगा, आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, रेतीली सतह या बर्फ पर चलना कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेतीली सतह है उसमें भी क्या होगा, रेत जो होगा वो सैंड जो है वो पीछे की ओर पुश हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। क्या दे रहा है, ड्यू टू वेरी हाई फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन तो कम है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्शन, सही बात है। ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल पुल, कोई सेंस नहीं बना रहा, ग्रेविटेशन यहाँ पे क्यों आएगा भाई। बिकॉज द सरफेस इज अनइवन, अनइवन सरफेस के कारण तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ज़्यादा, सरफेस तो इवन ही होगा ना। अब बहुत बड़ा डेजर्ट में तो इवन ही सरफेस रहता है। ये मेन इसका कारण हो जाएगा हमारा पर्याप्त घर्षण की कमी। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अच्छे से नहीं मिल पा रहा पैर के नीचे। वो है ना कि जमीन ही चलने लगी, हम नहीं चले, जमीन ही चलने लगा। तो वही वाला यहाँ पर बात हो गया कि भाई ज़मीन में फ्रिक्शन ही नहीं है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ बैंग साउंड व्हेन इट इज़ ब्रोकन बिकॉज, बिजली का बल्ब टूटने पर धमाके की आवाज़ आती है क्यों? देखो बिजली का जो बल्ब, अगर ट्रेडिशनल बिजली के बल्ब का बात करें, सॉरी ये क्या मैं बना रहा हूँ, माई ड्राइंग इजंट गुड बट लेट मी ट्राई। ये हमारा बल्ब है मान लो, अरे यार फिर से क्या बना दिया। ठीक है चलो मान लो यार, एनोड कैथोड यहाँ पे जो भी है, और ये है इसके अंदर का फिलामेंट जो कि यही तो चमकता है, मतलब यही तो जलता है ना, यही हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ग्लो करता है और ग्लो करता है, और ये तो बेसिकली बाहर ये ग्लास लगा रहता है। तो एक्चुअल में ये जो है ना हमारा फिलामेंट, इस फिलामेंट अगर किसी से रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो ये टूट जाएगा। इसी चीज़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है ना कि इसके अंदर या तो हम लोग नोबेल गैस या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं, या फिर मतलब जिसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो उसको इसके अंदर डालते हैं, या फिर इसके अंदर वैक्यूम रखते हैं, मतलब कम से कम गैस प्रेशर रहता है ताकि कोई गैस जो है ना वो इस फिलामेंट का जो मटेरियल है टंगस्टन, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करे। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, टंगस्टन का फिलामेंट, ये भी चीज़ याद रखने का कि जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का जनरली बनता है, ओल्ड वाले जो बल्ब था उसमें। तो इसके कारण जो अंदर का जो प्रेशर है ना वो बहुत कम होता है और बाहर का प्रेशर है ज़्यादा है। तो जब ये बल्ब फूटेगा कभी तो सडनली जो आवाज़ आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि ये जो बाहर का जो हवा है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सडनली इसके अंदर एंटर करेगा, तो सडन एंटरिंग के कारण आवाज़ क्रिएट होता है, धमाके की आवाज़ आती है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अंदर की गैस ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, नहीं अंदर तो ऑक्सीजन भरना ही नहीं है, ऑक्सीजन कभी नहीं भरा जाता है बल्ब के अंदर, नहीं तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बल्ब जो है वो हर 2 दिन में फूट जाएगा, हर 2 दिन में वो बल्ब जो है वो जल जाएगा, मतलब आप जलना बंद हो जाएगा क्योंकि फिलामेंट ही टूट जाएगा। अंदर निर्वात होता है और हवा अचानक अंदर घुसती है, ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे का पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। कांच उच्च दबाव में होता है, ऐसा बात नहीं है, फिलामेंट फट जाता है, फिलामेंट नहीं फटता भाई, हवा तेज़ी से एंटर करती है, बाहर से हवा अंदर की ओर एंटर करती है क्योंकि अंदर में जो गैस प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया शॉर्ट साइटनेस। ओके, निकट दृष्टि दोष। देखो मैं इसके लिए ना मैं आपको बहुत अच्छे से एक बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रहेगा हमेशा। मान लो कि ये ह्यूमन आई है, सॉरी ये उतना सर्कुलर तो नहीं हो पाया, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ये हमारा चलो हो गया काम। मान लो कि ये ह्यूमन आई है, तो ये हमारा जो है आई लेंस होगा आगे, ठीक है। और यहाँ पे होता है रेटिना, जहाँ पे हमारा इमेज बनता है हर ऑब्जेक्ट को जो हम देखते हैं। तो होता क्या ना कि मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो आता है ना लाइट, वो इस तरीके से बेंड होता है और यहाँ पे जाके इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट का, और हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो यही वाला जो लाइट है, ये जो लाइट है आपका, सॉरी, देखो यही जो लाइट का जो बेंडिंग हो रहा था ना, वो ज़्यादा बेंड हो जाता है, क्योंकि लेंस में, हमारा आई लेंस में प्रॉब्लम आ जाता है और ये जल्दी बेंड हो जाता है और इमेज इधर ही बनने लगेगा। तो हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है वो रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगता है, पहले ही राइट जो रे है, लाइट रे है, वो पहले ही एक दूसरे कट करने लगता है। और यहाँ पर तो रेटिना है नहीं, तो वो हमको दिखता नहीं है ऑब्जेक्ट। फिर इसको करेक्ट करने के लिए अब क्या करें, किसी भी तरीके से इस लाइट रे को हम थोड़ा दूर कट करवाएंगे, तभी जाके ये संभव हो पाएगा, रेटिना के पास कट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा एक डायग्राम बना दूं, लेट मी मेक। ये हमारा ह्यूमन आई हो गया, ये हमारा लेंस है, ये रेटिना है। जब हमारा निकट दृष्टि दोष होता है तो लाइट रे आँख में आती है और वो पहले कट कर जाती है। और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का क्या काम होता है कि लाइट को ये थोड़ा दूर बेंड कर देता है। जब दूर बेंड होगा, अब ह्यूमन आई लेंस जब बेंड करेगा, तब ये यहाँ पर एग्जैक्टली कट होगा और इसके कारण आपको सही से दिखने लगता है। इसलिए मायोपिया का इलाज या फिर निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए हम यूज करेंगे अवतल लेंस का या फिर कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे। दीपक की बाती में तेल ऊपर की ओर किसके कारण चढ़ता है। भाई इसको तो एज इट इज ही याद रख लो। ये है हमारा बाती, और ये इसको अगर ये ऑयल में डुबाया जाता है तो इसके अंदर धीरे धीरे ऑयल ऊपर की ओर चढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। तेल की सेंधा विस्कोसिटी नहीं है इसके लिए जिम्मेवार। तेल का कम घनत्व, लेस डेंसिटी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, और गुरुत्वाकर्षण फोर्स के तो ये अगेंस्ट में ऊपर चढ़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा केशिकत्व या फिर कैपिलरी एक्शन, है ना। हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी इस तरीके का जो बाती होता है, अगर उसमें ऑयल ऊपर की ओर चढ़ रहा है या फिर कोई छोटा पाइप है उसमें पानी का लेयर अपने आप ऊपर की ओर आता है, तो वो होता है कैपिलरी एक्शन के चलते। और कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, आप अगर इसको डिटेल में जानना चाहो तो क्लास 12 का एक फिजिक्स है। एक्चुअल में ये ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है इसका नेचर के कारण। छोड़ो, उस अंदर डीपनेस में नहीं जाते हैं, इसको एज इट इज़ याद रख लो कि दीपक की जो बाती होती है उसमें अगर तेल ऊपर चढ़ता है तो वो घटना, वो जो इवेंट है वो कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। नहीं, अगले सवाल पे जाने से पहले थोड़ा सा लाइट चैप्टर का कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो गया, जिसके अंदर कि सिंपली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, सेम एंगल पे आता है और सेम एंगल पे रिटर्न हो जाता है नॉर्मल से। लेकिन रिफ्रैक्शन में अब क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन का अपवर्तन, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तन।
तो अपवर्तन का जो फिनोमिनन है उसके अंदर जो लाइट है, इसके लिए पहले तो अपवर्तन होने के लिए दो अलग अलग डेंसिटी का मीडियम चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि इसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जब यानी ये रेयर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। तो जब भी लाइट रे जो है ना वो रेयर मीडियम से, यानी कि मान लो ये हवा है, ठीक है ना, ये एयर है और ये है ग्लास, तो जब एयर से ग्लास में हवा एंटर करता है तो ये नॉर्मल, जैसे इसमें नॉर्मल था ना उसी तरह से इसमें भी एक नॉर्मल बनता है और ये नॉर्मल से क्लोज हो जाता है, ठीक है। देखो लाइट रे जो है इसको तो जाना चाहिए था इधर सीधा, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ये नॉर्मल सा रिफ्रैक्शन का ये याद रख लो, इसका प्रिंसिपल है कि जब भी जो ये लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है, और जब यही उल्टा होगा, यानी कि जिसमें लाइट रे जो है वो अगर बाय द वे ग्लास से बाहर निकल रही है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। कैसे जाएगा भाई? इसको ऐसे जाना था, ये और दूर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब रेयर से, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट प्रवेश करता है तब जो है वो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा और नॉर्मल के नज़दीक में आ जाता है लाइट रे, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में क्यों ये बेंड करता है इस चीज़ को समझाने के लिए हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। तो अगर कभी प्रश्न आया कि स्नेल लॉ का संबंध किससे है, तो वो लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमिनन से होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ज़रूरी, कई चीज़ के लिए जिम्मेवार ये फिनोमिनन है। देखो ये रिफ्रैक्शन का ही है। रिफ्रैक्शन होता क्या है ना कि जब लाइट रे, जब हमें एयर से मान फिर से एयर है और ये है आपका वाटर या फिर ग्लास, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर हो जा रहा है लाइट रे, ठीक है। अब नॉर्मल से जो दूर हो जा रहा है लाइट रे, अब सोचो कि आप इसको और थोड़ा झुका रहे हो और कम कर रहे हो, एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हो, तो और थोड़ा ये दूर से जाएगा, और थोड़ा घुमाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप यहाँ पर से लाइट को जब इमिट करते हो, इंसिडेंट जब इस तरीके से होता है तो ये इतना नॉर्मल से दूर चला जाता है कि लगभग 90 डिग्री पर टर्न होने लगता है, और यही जो पर्टिकुलर एंगल है वो इंसिडेंस एंगल जिस पर कि लाइट जो है वो नॉर्मल से 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आई होप कि क्रिटिकल एंगल भी समझ में आ गया होगा। क्रिटिकल एंगल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप यहाँ पर समझ लो कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से सीधे 90 डिग्री टर्न ले लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। किसको क्रिटिकल एंगल करें? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को। और जब आप इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा झुका कर लाइट फेंक रहे हो ना, देख रहे हो ना लाइट, अब ये और ज़्यादा आपने इसको बेंड कर दिया और ये लाइट रे को थोड़ा सा स्लांटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा लेटरल हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि अब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन बंद हो गया और ये रिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। तो इसको अब रिफ्लेक्टेड, और यही जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको, ये वाला जो फिनोमिनन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है इसी फिनोमिनन को। यानी कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट रे को इमिट किया जाता है, इंसिडेंस किया जाता है, तो लाइट रे अपने ही मीडियम में रिटर्न होने लगता है, रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करने लगता है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी पर कुछ सवाल और जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ, जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, क्यों होती है? देखो इस चीज़ को डायरेक्टली याद रखो कि जो वर्षा का बूंद है हर इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में जब भी आप देखोगे हर एक प्लेनेट गोल होता है, हर चीज़ सब कुछ, तो ये सब हर किसी को गोल हो जाने का क्यों टेंडेंसी है, हर किसी को स्फेरिकल नेचर में क्यों इतना पसंद आता है? क्यों? क्योंकि ये अगर पानी की बात करें तो ये सरफेस टेंशन ये ना है ना, ये सरफेस टेंशन के कारण होता है।
बेसिकली ऐसे समझो, एक्चुअल में जो ना ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट है। इसके पीछे का अगर साइंस, अगर एकदम प्योर न्यूमेरिकल साइंस में जाए तो ये कहा जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिस स्टेट में सबसे कम होगा उसी स्टेट में हर एक ऑब्जेक्ट रहना चाहेगा। तो जो स्फेरिकल शेप ना एक इस तरीके का शेप हो जाता है कि जिसमें जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम होता है। और इस चीज़ को अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पर से देखें तो ये हमारा सरफेस टेंशन इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार चीज़ होता है। अपने पानी की बूंद को अगर ऐसे थोड़ा सा भी बूंद अगर ज़मीन पर रखे होंगे तो उसका अंदर भी शेप भी कुछ इस तरीके का देखे होंगे। तो इसमें होता क्या ना कि सरफेस पे मौजूद पार्टिकल हमेशा अंदर की ओर जाना चाह रहा होता है। अब इसी जो अंदर जाने का होड़ के कारण यहाँ पर एक तरीके का तनाव क्रिएट होता है। इसी तनाव को तो कहा जाता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इसलिए वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होती है सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर के गुण क्या होने चाहिए? जो अ फ्यूज वायर शुड हैव हाई हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, फ्यूज तार आप क्यों यूज करते हो अपने सर्किट में? इसलिए कि इमरजेंसी में अगर ऐसा हो कि सडनली घर में बहुत तेज वोल्टेज आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पावर आ जाए, तो हमारा जो अलग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, फ़ैन है, बल्ब है, ये सब डायरेक्टली फ्यूज ना कर जाए। इसी चीज़ से तो बचाने के लिए हम फ्यूज वायर का उपयोग करते हैं। तो फ्यूज वायर का क्या नेचर होना चाहिए ताकि आपके हाई वोल्टेज को संभाल सके? तो हाई वोल्टेज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उसको उससे अलग सारे इक्विपमेंट को बचाने के लिए इसका नेचर क्या होना चाहिए कि हाँ, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। हाई रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होगा तो भाई देखो ज़्यादा हीट पैदा करेगा। क्यों? मतलब मैंने ये समझो कि जैसे कि भाई ये सोर्स है, मान लो ना कि सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, सडनली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गया। हमारा काम है कि हम एक ऐसा फ्यूज वायर लगाएं बीच रास्ते में ताकि जब ज़्यादा तेज़ी से करंट आए तो ये हमारा मतलब आगे का इक्विपमेंट है उसको जलने से बचा दे। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना कि इसका रेजिस्टेंस अगर हाई रेजिस्टिविटी होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत तेज़ी से गर्म होगा। और इसका साथ ही गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक कम होने का, मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा इस मेटल का, तो क्या होगा कि गर्म होगा और टूट जाएगा। तो जो पूरा रास्ता है वो ब्रेक कर गया ना, अब इलेक्ट्रिसिटी तो पार ही नहीं कर पाएगा क्योंकि रास्ते इस जो बीच में जो फ्यूज वायर था वो टूट गया है, वहाँ पर अब सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऐसा लगाना पड़ेगा फ्यूज वायर जिसका रेजिस्टेंस तो हाई हो ही, साथ ही मेल्टिंग पॉइंट लो हो। तो एक ही ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है हाई रेजिस्टेंस एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? देखो, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच मीडियम? किस मीडियम में ध्वनि जो है वो सबसे तेजी से चलता है? आई होप कि सबको पता होगा कि ये सॉलिड में चलता है। और उसमें भी सॉलिड में, अगर सॉलिड में कभी पूछ दे तो उसके अंदर जो ज़्यादा डेंसर होगा, यानी कि जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर ध्वनि जो है उतना तेजी से चलेगा। वहीं पे अगर सवाल कभी लाइट पर आया कि जो लाइट है वो किस माध्यम में सबसे तेजी से चलेगा, तो वो हमारा वैक्यूम हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो जो ध्वनि है, साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो उसके लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। इनफैक्ट जब मीडियम रहेगा, ग्लास में लाइट एंटर करेगा तो उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो लाइट का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, लेकिन जब साउंड का बात आएगा तो वो ठोस में, सॉलिड में ज़्यादा होगा। सॉलिड में भी जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा स्पीड से लाइट जो साउंड है वो चलेगा। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो किस पर बेस्ड होता है? तो अभी हमने आपको समझाया कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप इससे भी देख लो।
ये भी स्लाइड मैंने लेके आया हूँ। देखो बेसिकली जब इसमें क्या होता है कि जो टोटल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर हम लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, और इसके कारण जो है ये एक ही लाइट जो है ना, इसी के अंदर एक लूप में फंस जाता है और उसी लूप के अंदर चलते रह जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाता है। इसी चीज़ को कहा जाता है, देखो वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारा याद रखना कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, आखिरकार इसमें होता क्या है कि इसका हम क्या करते हैं ना, इसमें ये जो क्लैडिंग है इसका इतना मत जाओ, याद सिर्फ इतना कर रखना है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर का वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, जिसमें कि लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस करवाया जाता है। उसके कारण इंफॉर्मेशन जो है बहुत दूर तक ट्रैवल करता है विदाउट एनी इंटरप्शन। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ अगर समझना हो आप इससे भी कुछ समझ सकते हैं इस स्लाइड से, और इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में।